ठीक है, तो देखो तुम्हारा हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे थे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ ना। देखो तो मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, अगले वीक से ठीक है तुम्हारा 12th वाला सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अभी 11 चल रहा था, तो हो सकता है कि अगले जो वीक से 12th का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे तुम्हारा बोर्ड का जो भी तुम्हारा 12th बोर्ड है, वो बोर्ड का सारा चीज कवर हो जाएगा ना, क्योंकि और बोर्ड में होगा प्लस नीट का भी सारा हो जाएगा। तो तुम्हारे स्कूल में वही टॉपिक चल रहे हैं, घर पे भी वही पढ़ना है, बोर्ड में वही पढ़ना है, नीट में वही पढ़ना है। तो अगले तुम 2 महीने तक फुल्ली फोकस कर पाओगे अपने 12th के सिलेबस पे। उसके बाद में जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में हम लोगों को जो भी 2 मंथ मिलेंगे, 2 मंथ जो भी टाइम मिलेगा हम लोगों को लास्ट में, मोस्ट प्रोबेबली मई और जून का मिलेगा, तो उस टाइम हम लोग 11th के टॉपिक्स को कवर करेंगे, 11th के टॉपिक्स को करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक से हम लोग 12th ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा बेटर हो जाएगा कि तुम्हें पढ़ना भी, अभी शायद स्कूल में भी पढ़ रहे थे 12th वाला पोर्शन, थोड़ा डिफिकल्ट ही था, मॉलिक्यूलर बेसिस था, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी थोड़े डिफिकल्ट है, इकोलॉजी वगैरह। तो हम लोग उसी चीज को करेंगे और 2 महीने में उसको कवर करेंगे, और 11th अब हम लोग बाद में ही करेंगे। तो रेगुलर क्लासेस कीजिए, बहुत सारे बच्चे तो क्लास ही नहीं करती है, तो गलत बात है। अच्छा, नीट इतना आसान नहीं है ना, नीट में बच्चे लाखों बच्चे बैठते हैं, उनमें से अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें अलग से काम तो करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि बच्चा ऐसे ही हम, हाँ कि मन किया क्लासेस किए, ऐसे ही टाइम पास में तैयारी करेंगे, तब तो नहीं होगा। तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों बच्चे में कुछ ही का बच्चे का सिलेक्शन होना है। बोर्ड का तो एग्जाम नहीं है कि सब पे पास हो जाएंगे, किसी के 99 आएंगे, किसी के 92 आएंगे, किसी के 87 आएंगे, किसी के 70 आएंगे, सब तो पास करेंगे। नीट बच्चा डिफरेंट है, नीट में बच्चा सिलेक्शन होना है, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो थोड़े से बच्चे अलग होंगे, थोड़ा मेहनती होंगे, अपने काम को लेकर के फोकस होंगे, उन्हीं का होगा। तो बच्चा बाकी तो मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तो लाइफ रहेगा क्या, फिर तुम बीएससी करोगे, बीएससी करके करोगे क्या बताओ। इंडिया में बीएससी करके क्या तुम्हें मिलेगा, ज्यादा स्कोप तो नहीं है। तो अगर तुम्हें अच्छा करना भी, कैरियर अच्छा करना है, तो तुम्हें मेडिकल फील्ड में, चलिए भाई एमबीबीएस बहुत अच्छा चीज है, बीडीएस में जा सकते हो, बीयूएमएस है, कई सारे हैं, लेकिन रैंकिंग पे ना। हर चीज को करने के लिए तुम्हें नीट में रैंक लाना पड़ेगा, और नीट के रैंक लाने के लिए नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, उसे फुल्ली फोकस माइंड से करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे हैं कि अगर नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों ने वही डिसाइड किया है कि अभी हम लोग 12th का करेंगे, और 12th कंप्लीट करने के बाद में 11th वाले टॉपिक्स पे आए। और सर तो 12th बताओ में जैसे कुछ चैप्टर मतलब डिलीटेड है, तो आप वो भी कवर करवाओगे या फिर जैसे सिर्फ मेन कौन मेन कौन सा फोकस? चैप्टर डिलीटेड हुआ है बोल। सर जैसे 9 चैप्टर नहीं आ रहा है, तो आप वो भी पढ़ाओगे? 9th कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नेम? सर स्ट्रक्चर वाला है कुछ। स्ट्रेटजी वाला, स्ट्रेटजी यस इनहांसमेंट ऑफ सर। फूड प्रोडक्शन, यस सर वही है। वो है। और कोई डिलीटेड है क्या? यस सर, और भी 11 12 के बाद वाला है शायद। ठीक है, जेनेटिक्स हाँ वाले आ रहे 15। हैं? 15 नहीं सर आ नहीं, रहा है। बायोटेक से स्टार्ट है। ठीक है, बायोटेक है या वो चलेगा 13 और सर 14? रहेंगे, बायोटेक हैं, दोनों चैप्टर हैं बायोटेक के तो। बायोटेक के दोनों चैप्टर्स है, मॉलिक्यूलर बेसिस? यस सर। मॉलिक्यूलर बेसिस पूरा है या वो भी बीच में यस सर, उसको भी कर? मॉलिक्यूलर बेसिस है पूरा। अच्छा पूरा। और जेनेटिक्स वाला प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन? सर नहीं, वो तो फर्स्ट टर्म में आ गए, वो नहीं आ रहे अब सेकंड टर्म में। यस सर, वो नहीं आएगा। अच्छा, ये जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें वो नहीं आएंगे? नो नो सर, इस सर, बार सेकंड टर्म का मतलब आएगा, उसके सेकंड अगले टर्म का चैप्टर। अलग सिलेबस है। अच्छा, सेकेंड टर्म का अलग सिलेबस। इकोलॉजी आएगा क्या? यस सर, इकोलॉजी आ रही है। अच्छा ठीक है, पहले तो सिलेबस बताओ, कौन कौन इकोलॉजी के चारों चैप्टर है? अच्छा, इवोल्यूशन नहीं है, खैर वो तो जूलॉजी वाला पार्ट था। बॉटनी के साइड से कौन कौन से चैप्टर बोलो जो सेकंड टर्म में आएगा, बोलो। मॉलिक्यूलर बेसिस?
यस या नो बोलो। नो सर। नहीं आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस? नो सर। ये फर्स्ट टर्म में ही हो गया क्या? यस सर। हो गया ना सबको कंफर्म? यस सर। ठीक है, तो सर ये कट इसमें हो। आ रहे हैं चैप्टर, एक तो क्या नाम है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, और अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं, यस और सर। बायोटेक के दोनों इकोलॉजी एंड चैप्टर। इन्वायरमेंट है। एक मिनट आराम से। बायोटेक के 2 चैप्टर, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और एक है एप्लीकेशन, ये है ना? तो ये यस 2 सर। चैप्टर आएंगे, बायोटेक के 2 चैप्टर। ठीक है, चलो सर और बोलो, इकोलॉजी और एंड कौन सा है? इन्वायरमेंट। एक इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है, उनमें से सारे आ रहे हैं या कुछ डिलीटेड हुए? बोलो। सर नहीं, सिर्फ 13 और 15 वाले आ रहे हैं। सर एक 13 एंड बायोडाइवर्सिटी वाला 15। और लास्ट वाला 15। हाँ। यस सर। हाँ 15। 16 है ना? जो तुम्हारा ये है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं क्या? माइक्रोब्स आ रहे हैं, बायोटिक आ रहे हैं, इकोलॉजी होल यूनिट एक्सेप्ट 14। अच्छा, होल यूनिट आ रहा है एक्सेप्ट 14 मेरे में से हो जाएगा तुम्हारा इकोसिस्टम, जहां तक मुझे याद है। पहला ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, यस सर। ठीक है। एंड सेकंड दूसरा कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी। सेकंड बायोडाइवर्सिटी, थर्ड होगा बायोडाइवर्सिटी, सेकंड होगा इकोसिस्टम, थर्ड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, फोर्थ होगा तुम्हारा इन्वायरमेंटल इश्यूज। यही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी सर तुम्हें इसमें मेनली जो काम करना है वो बायोडाइवर्सिटी आ तुम्हें रहा है। बायोटेक पे करना है। कुल मिला के कहे तो मेनली जो डिफिकल्ट पार्ट है वो बायोटेक वाला पार्ट, यही ना? ठीक है, तो हम सर लोग इसमें नेक्स्ट। से भी आधे टॉपिक्स डिलीट हो गए बायोटेक में से। तो बच्चे के नहीं तो बायोटेक पूरा है। देखना, मुझे सिलेबस एक बार सेंड कर देना मुझे, ठीक है? तो मैं देख लूंगा, तो ओके मैं सर। कर लेंगे कैसे करना है। चलो ठीक है, चलो तो आज हम लोग क्या करना है बोलो फटाफट। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो तो जूलॉजी वाली सर करा देंगे, टेंशन नहीं। ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर जूलॉजी वाली सर करा देंगे, ये बायोटेक वाला मैं करा दूंगा, फिर इकोलॉजी मैं करा दूंगा। तो मैं बायोटेक इकोलॉजी करा दूंगा, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो थोड़ा आसान सा चैप्टर। यस सर, वो इजी और है। बोलो, और 12th में कोई इशू? ठीक है, सर तो इस चलो बार तो बताओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ सब्जेक्टिव तो आएंगे ना। चलो, तो आज क्या करना है, हम लोग 11th वाले पार्ट को कंटिन्यू करें। सेल यूनिट ऑफ लाइफ बचा हुआ था, यस सर। बोलो फटाफट। तुम लोग बोलते तो हो नहीं, पता चलेगा कैसे? यस सर। चले, तो हमने बच्चा आपको बोला था कि सेल वाला है, चलो कर लेते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। सेल वाले में आपको बोला था कि हमें बच्चा 2 तरह के सेल पढ़ने, और बचपन से अपने पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी ने पढ़ा, आज डिटेल करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। तो सर प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा कौन? सिंपल है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चा? मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम में ऑलरेडी आपको मालूम है मोनेरा किंगडम के अंदर कौन कौन होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया होगा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, और कौन सा पढ़ा है? तो सर माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने आर्की बैक्टीरिया, इसके अलावा बच्चा आर्की बैक्टीरिया, यही है ना प्रोकैरियोटिक में। देखो, तो एक कंफ्यूजन आप क्रिएट नहीं करना। देखिए ध्यान से, जब भी कोई टीचर या बुक में लिखा रहे बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, कुल मिला के एक ही चीज तो बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और जो भी प्रोकैरियोटिक नेचर के सेल होते हैं वो मोनेरा किंगडम में होते हैं, और मोनेरा किंगडम का मेन मेंबर बच्चा बैक्टीरिया है। तो जब भी कोई टीचर या बुक में कहीं लिखा रहे कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, मोनेरा किंगडम के बारे में, या बैक्टीरिया के बारे में, बच्चा वो एक ही बात तो हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, और वो किस किंगडम में बिलोंग करता है? मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम का मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। तो कुल मिला के तीनों बच्चे इक्विवेलेंट है। तो अब हमें पढ़ना है कि आके डिटेल से कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का सेल कैसा दिखता है। ये तुम्हें क्लास 12th में भी काम आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी तो पढ़ना था, बायोटेक में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए
कि कोई भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको एक बाहर का बच्चा कवरिंग होगा जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूं तो एक बाहर का कवरिंग होगा जिसे कहेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये व्हाइट वाला बच्चा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। कई सारे नाम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कहीं कहीं पे बच्चा प्लाज्मा लेमा वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है सर, ये कैसे होते हैं? 100% बच्चा हमारे अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, इनके अंदर भी सेम है, सेम कंपोजिशन, सेम बनावट है कि इनके अंदर भी फॉस्फोलिपिड का ही बना होता है। हम डिटेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले। चलिए, बैक्टीरिया के अंदर में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक हार्ड कवरिंग होती है जो बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। अब सभी को बहुत अच्छे से मालूम है बच्चा, सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग है जो बस्ट होने से, फटने से बचाएगा, बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। और कोई बच्चा बता सकता है कि सेल वॉल किस केमिकल का बना है? एनीवन मैसेज कर सकता है कि जो रेड वाला मैंने बनाया सेल वॉल वो किस केमिकल के बने? एनीवन? तो आपको मैंने बोला होगा बच्चा कि सेल वॉल लिखूंगा, बताऊंगा थोड़ी देर में कि कुछ म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती, अभी लिखूंगा। ठीक, आपको याद होगा बच्चा। इस सेल वॉल के बाहर में एक और कवरिंग होगी, सेल वॉल के बाहर में एक और कवरिंग होगी। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान से सुनिए, इस कवरिंग को हम लोग कहेंगे बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया के आउटर पार्ट में 3 स्ट्रक्चर को पढ़ा। ये जो येलो वाला, पीला वाला है, ये है आपको ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब शुगर, कैलिक्स का मतलब कवरिंग। तो आप देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग कवरिंग पे मैंने बात की। तुम बोलो फटाफट, सबसे पहले बताओ ये मैंने व्हाइट वाला कौन सा मेम्ब्रेन है? मैसेज करो। व्हाइट वाला बच्चा सबसे बाहर अंदर वाला मेम्ब्रेनस कवरिंग है, बोलो कौन है? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। चलिए, रेड वाले का नाम बताओ, रेड वाले का नाम बताओ क्या है? जो मैंने रेड वाला बताया है बताओ फटाफट क्या है? तो ये है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। चलिए, और जो येलो वाले हैं ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब शुगर, कैलिक्स का मतलब कवरिंग। इन तीनों कवरिंग को मर्ज कर दीजिए, इन तीनों कवरिंग को मिला दो, यानी पूरा तीनों को मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए। तीनों को मिलाने के बाद में जो एक मोटा सा कवरिंग आपको दिख रहा है, तीनों मिल गए। इससे जो तीनों के मिलने से जो कवरिंग बना, इसे कहते हैं बच्चा हम लोग सेल इनवेलप। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सेल इनवेलप, कर लोगे? तो अब बोलिएगा कि जो बैक्टीरिया के अंदर में 3 लेयर है, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों के मिलने से जो कवरिंग बना है उसे हम लोग कहेंगे सेल इनवेलप। आ गई बात समझ में? चलिए, अब एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कि ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के, कहीं कहीं पे ग्लाइकोकैलिक्स पतले होंगे, थिन होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। थिन सॉफ्ट होगा तो उसे कहेंगे हम लोग स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। ठीक है, और कहीं पे ये हार्ड होंगे, हार्ड होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। अगर हार्ड है तो क्या कहेंगे? बोलो, कैप्सूल कहेंगे। क्या याद रहेगा? तो सर स्लाइम लेयर क्या करेगा, कैप्सूल क्या करेगा? देखिए यहां पर फिगर को समझिए, यहां पर देखिए स्लाइम लेयर, ये बच्चा सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, डन। बाहर में मैंने बना दिया, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल वॉल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन, पतले से कवरिंग है तो स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर मोटे से हार्ड स्ट्रक्चर है तो कैप्सूल कहेंगे। तो सर स्लाइम लेयर से फायदा, स्लाइम मतलब चिपचिपे सब्सटेंस, तो बहुत सारे बैक्टीरिया पास पास में आएंगे तो एक दूसरे से मिलकर के कॉलोनी बनना है। बहुत सारे बैक्टीरिया पास में आएंगे, एक दूसरे से मिलकर के कॉलोनी बनना है। कॉलोनी तभी बनेगा जब बाहर में कुछ बच्चा चिपचिपे पतले से स्लाइम लेयर होगा। तो बैक्टीरिया को अगर कॉलोनी बनाना है उसमें हेल्प कौन करेगा? स्लाइम लेयर। चलिए सर कैप्सूल से फायदा क्या है? कैप्सूल मोटे हार्ड स्ट्रक्चर है, कैप्सूल हार्ड मोटे स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई बैक्टीरिया तुम पे अटैक करता है, वो तुम्हारे अंदर में बीमारी कॉज करना चाहता है,
अटैक करेगा तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम मेनली WBC उस बैक्टीरिया को बच्चा खाने की कोशिश करेगा, इंजल्फ करेगा, इंजल्फ करके खा जाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो तुम्हारे WBC से इसको बचना है, तुम्हारा WBC से मारना चाहता है, इम्यून सिस्टम मारना चाहता है, बैक्टीरिया अपने आप को बचाना चाहता है, तो बैक्टीरिया ने हार्ड कवरिंग बना लिया कैप्सूल का, जिससे ये अपने आप को बचा सके। तो ये अपने आप को एक तरह से इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए हार्ड कवरिंग बनाता है। डन, सबको समझ में आ गया सेल इनवेलप। चलो अब सबसे पहले बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया कि बाहर का कवरिंग बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जिसे मैंने सेल मेम्ब्रेन भी कहा। सर ये कैसा बना होगा? जैसे बच्चा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कोई डिफरेंस नहीं। जैसा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 100% प्रोकैरियोट्स का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं। हम पूरे डिटेल से इसे पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आपने नाम सुना होगा कुछ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कोई साइंटिस्ट है बच्चा सिंगर है निकोलसन, उन्होंने ये मॉडल दिया था। हम पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं यूकैरियोट्स में। 100% मेरा मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होते, नथिंग डिफरेंस। सेकेंड चीज, अब आएगा बाय सेल वॉल। सर सेल वॉल किसके बने? ध्यान सुनिए। तो सेल वॉल बने हैं, एक केमिकल है जिसका नाम होगा म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन। इसी को हम लोग कह देते हैं बच्चा पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। सर पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है समझ में नहीं आया? देखिए समझिए, पेप्टिडो का मतलब हो गया प्रोटीन, पेप्टिडो का मतलब क्या हो गया बच्चा? पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन यानी पेप्टाइड यानी प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब हो गया बच्चा शुगर, यानी शुगर और एमाइनो एसिड मिल गए, शुगर और एमाइनो एसिड मिल गए तो ये बन गया बच्चा पेप्टिडोग्लाइकेन। कभी कभी न म्यूरिन ऑप्शन में होगा ना पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, तो आंसर करके आइएगा नॉन सेलुलोजिक, क्योंकि हमें मालूम है कि सेल वॉल हमेशा किसका बना होता है? सेलुलोज का। लेकिन यहाँ बच्चा सेलुलोज तो है ही नहीं, यहाँ सेलुलोज तो है ही नहीं, इसलिए इसका बोलते हैं कि सेल वॉल है ना नॉन सेलुलोजिक है, कोई सेलुलोज से बना हुआ नहीं है। आगे बात समझ में? आप सभी को सेल वॉल क्लियर है? चलिए तीसरा चीज, ठीक है, आपने अगर बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा हाल फिलहाल में, अमित सर ने पढ़ाया होगा, जूलॉजी वाले सर ने, तो उन्होंने बोला होगा बच्चा लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, याद करो। लाइसोजाइम बच्चा हमारे सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलते सलाइवा, और ये लाइसोजाइम बच्चा क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। सर कैसे? वो सेल वॉल को तोड़ देता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना उसको तोड़ देगा, इसलिए लाइसोजाइम हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलते ना, तो वहां से बच्चा आपको क्या करना है? लाइसोजाइम को तोड़ देगा, इसलिए आपको सर ने बताया होगा ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है, बैक्टीरिया को मार देते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, याद रहेगा एंटीबैक्टीरियल। कौन सा एंजाइम बच्चा? लाइसोजाइम। कहां से रिलीज होता है? हमारे सलाइवा में होते हैं। किस लिए? तुमने कुछ खाया, उसमें बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया को मारना है, तो मारने के लिए हमने एक एंजाइम रिलीज किया, लाइसोजाइम। डन। चलिए तीसरा एक कवरिंग होगा जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब शुगर, कैलिक्स का मतलब कवरिंग। थर्ड कवरिंग है ग्लाइकोकैलिक्स। अगर बच्चे ये थिन है, पतले हैं, तुम बोलो क्या होगा? अगर थिन है, पतले हैं, तो क्या नाम देंगे? सर आपने बोला था अगर पतले होंगे तो उसे कहेंगे बच्चा स्लाइम लेयर, और अगर मोटे हार्ड होंगे तो बोलो थिक होंगे, हार्ड होंगे तो बोलो कैप्सूल। चलिए आगे बात समझ में? एनसीईआरटी में बच्चा गिवन। अब मैं नेक्स्ट चीज बता, एक आपने नाम सुना होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सुना होगा। डिटेल नहीं करना है, एनसीईआरटी में डिटेलिंग नहीं बच्चे। एक साइंटिस्ट थे, नाम था बच्चा क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ही बैक्टीरिया को कलर करने का, स्टेन, कलर, डाई, रंग, सेम चीज, उन्होंने बैक्टीरिया को कलर करने का, स्टेनिंग करने का एक टेक्निक दिया, इसी को कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक। सर ये क्या होता है, कैसे करते हैं? आपको डिटेलिंग नहीं करना है, सिंपल वर्ड में जानिए। आप एक स्लाइड ले लो, शीशे का एक स्लाइड ले लीजिए, और यहां पर बच्चा बैक्टीरिया डाल दीजिए, बैक्टीरिया डाल दीजिए, बैक्टीरिया डाल दिया, और यहां पर एक डाई यूज करिए बच्चा जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट आप डाई कलर डाल दीजिए बैक्टीरिया के ऊपर में। अब क्या कीजिए,
डालने के बाद थोड़े देर के बाद में बच्चा वॉश आउट कीजिए, धो दीजिए, वॉशिंग कर दीजिए, धो दीजिए। किससे धोना है बच्चा? नॉर्मल पानी से नहीं धोना है, या तो इथाइल अल्कोहल से धोइएगा या तो बच्चा एसीटोन से। धोने के बाद आपने धो दिया, वॉश आउट कर दिया इथाइल अल्कोहल या एसीटोन से, तो जो बैक्टीरिया धोने के बावजूद भी बच्चा क्रिस्टल वायलेट नाम के कलर को रखेगा, उस डाई को रखेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग ग्राम पॉजिटिव। धोने के बावजूद भी उसने कलर को मेंटेन रखा तो कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, और धोने के बाद उसने कलर को, स्टेन को हटा दिया तो उसे कहेंगे बच्चा ग्राम निगेटिव। आपने दो नाम जरूर सुना होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो कलर को मेंटेन रखेगा पॉजिटिव, कलर को छोड़ देगा बच्चा ग्राम निगेटिव। ठीक है, तो सर क्यों ऐसा हुआ? तो आप आंसर कीजिएगा ड्यू टू डिफरेंस इन देयर सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन बच्चा थोड़े डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। नेगेटिव का डिफरेंस है, इसने किसी ने कलर को रिटेन रखा, पकड़ के रखा तो पॉजिटिव हो गए, और किसी ने कलर को बच्चा छोड़ दिया तो बच्चा नेगेटिव हो गया। आगे बात समझ में? पूरा बच्चा टेक्निक अब ग्रेजुएशन पढ़ो, एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे या बच्चा आप ग्रेजुएशन की कॉलेज में जाइएगा तो आपको सिखाया जाएगा कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। आपके एनसीईआरटी बच्चा केवल सेल वॉल के बारे में लिख करके छोड़ देगी। सेल वॉल की बनावट अलग अलग है, तो स्टेनिंग एक में होगा, एक में नहीं होगा। तो जो भी मैंने चीजें आपको बताया वो एक बार एनसीईआरटी से हम लोग कवर करते हैं, देख लीजिए। देखिए ये पूरा टॉपिक गिवन है, अब ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूं। एनसीईआरटी का पहला लाइन, सेल इनवेलप, बच्चा समझा दिया सेल इनवेलप क्या होते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, हमें मालूम बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल का मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया तो है, माइकोप्लाज्मा भी है, पीपीएलओ भी है, वही सेम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, लेकिन मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप, उनमें सेल इनवेलप होते थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले। The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure, 3 बाहरी कवर्ड होते हैं। ठीक है, the outermost glycocalyx, glycocalyx सबसे बाहर, followed by the cell wall, अंदर में cell wall, and then the plasma membrane, सबसे अंदर में plasma membrane होती है। Although each layer of the envelope perform distinct function, हालांकि सबके अपने अपने काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है सेलेक्टिवली परमिएबल, कौन सब्सटेंस अंदर जाएगा नहीं जाएगा डिसाइड करेगा। सेल वॉल का बस्ट करने से, फटने से ना, बाहर के एनवायरनमेंट से बचाना है। ग्लाइकोकैलिक्स वही बच्चा चिपचिपे बनेंगे तो कॉलोनी बनाएगा, इम्यून सिस्टम से बचना है, सबके अपने अपने काम है। बट दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, बट वो तीनों मिल करके एक इन्वेलप का काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप। बैक्टीरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनके सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे। एनसीईआरटी ने सेल इन्वेलप लिखा है, रियल में सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे 2 तरह के। ठीक है, इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर, जब स्टेन डालेंगे तो कैसा रिस्पॉन्स लेंगे। डेवलप बाई क्राम, ये किसने डेवलप किया था ये टेक्निक? क्रिश्चियन ग्राम, ये साइंटिस्ट का नाम है। दोस टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने कलर को रिटेन रखा, गेन किया, ग्राम पॉजिटिव, एंड अदर डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डन, एक एक लाइन बच्चा मैंने एनसीईआरटी का क्लियर किया। सर ग्लाइकोकैलिक्स आपने कुछ बोला था, पतले मोटे वाले, पढ़िए। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। अगर ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन के बेसिस पे देखे या थिकनेस के बेसिस पे देखे among different bacteria, अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग है। इट कुड बी लूज, पतले होंगे, कॉल द स्लाइम लेयर, अगर पतले तो स्लाइम लेयर कहलाएगा। इन सम वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ, अगर हार्ड है, मोटे हैं तो इसे कैप्सूल कहेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, सेल वॉल हार्ड होता है तो बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा? फोकस होंगे, रॉड शेप के होंगे, स्पाइरल शेप के होंगे, वो डिसाइड कौन करता है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल डिटरमाइन द शेप एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो क्या करता है? सपोर्ट देता है, बाहर से बचाता है। टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, अंदर में पानी आ गया, अंदर में पानी आ जाएगा तो फट जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो बाहर से ये सपोर्ट देने का काम करते हैं। चलिए
अब एनसीईआरटी में लिखा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल। हमने बोला कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल करेंगे क्योंकि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे मेम्ब्रेन से मैच करता है। हमारा मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से ये इंटरेक्ट करेंगे। कौन सब्सटेंस अंदर जाना है, कौन सब्सटेंस बाहर जाना है, कौन डिसाइड करेगा? सेल वॉल डिसाइड नहीं करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि बाहर से कौन सब्सटेंस अंदर जाना है, अंदर से कौन सब्सटेंस बाहर जाना है। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। मैंने पहले ही बताया कि इनके मेम्ब्रेन हमारे मेम्ब्रेन से मैचअप करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं। फटाफट बताओ यहां तक किसे किसे क्लियर हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट बोलो, हैंड रेज करो। यहां तक किसे किसे 100% क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है 100%? चलिए तो अब हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, ध्यान से। अब हमें क्या करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बच्चा अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गए हैं, सर क्यों? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सर क्यों बढ़ाना चाहते हैं? तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अंदर की तरफ फोल्डिंग है, इसी को एनसीईआरटी कहती है मीजोजोम। मीजोजोम। सर ये मीजोजोम क्या है, अभी बातें करते हैं। फिलहाल मीजोजोम 3 तरह के। यहाँ ट्यूब के तरह बना तो एनसीईआरटी ने कहा बच्चा ट्यूब्यूल्स लाइए। ये बच्चे घड़े नुमा थोड़ा बन गए तो नाम देगा वेसिकल। अगर बच्चा सर्कुलर शेप के तो उसे हम लोग वेसिकल कहते हैं। और तीसरा अगर फ्लैट ऐसे बच्चा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है तो लैमेली कहेंगे। तो मीजोजोम बच्चा 3 तरह के है। क्या मीजोजोम समझिए, मीजोजोम कुछ नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हो गया उसी को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? मीजोजोम। डन, समझ में आई बात? सर ये मीजोजोम करते क्या है और क्यों अंदर की तरफ धस गए? ध्यान सुनिए। एक्चुअली में इन मीजोजोम के पास बच्चे एंजाइम्स है। इस मीजोजोम में क्या है? एंजाइम। सर किस चीज का एंजाइम? आपको मालूम है कि बैक्टीरिया के अंदर बच्चा कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते क्योंकि मेम्ब्रेन से कवर्ड और स्ट्रक्चर तो होती नहीं। ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना गोल्जी बॉडी है, ना लाइसोसोम है, ना क्लोरोप्लास्ट है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं बच्चे। इनके अंदर में मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं। तो एटीपी कैसे बनाए? तो मीजोजोम के पास एंजाइम है, इसी एंजाइम के हेल्प से वो बच्चा एटीपी बनाएंगे। तो ये एंजाइम के हेल्प से क्या बनेगा? एटीपी। तो जैसे हमारे अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने के लिए, हमारे अंदर में पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? हमारे अंदर एनर्जी कौन बनाता है? एटीपी कौन बनाता है? ताकत कौन देता है? तो आंसर इज द माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो उनके जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है बच्चा? मीजोजोम। तो एम फॉर मीजोजोम और इक्विवेलेंट टू बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिएगा। उनके जगह में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फंक्शन कौन करता है? याद रखिएगा, वो है बच्चा मीजोजोम। चलिए समझ में आया। सेकेंड चीज समझो ध्यान से, ये मीजोजोम और भी काम करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा सेल डिवीजन। सर कैसे बता दो? चलिए सीखते हैं। ये बैक्टीरिया के सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सर कैसे? देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बच्चा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को अपने आप को बाइनरी फिजन से डबल करना है। अंदर में डीएनए, तो सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने आप को थोड़ा बड़ा करेगा और अपने डीएनए को वो ले जा करके मीजोजोम से जोड़ देगा। तो मीजोजोम क्या करेगा? मीजोजोम के पास एंजाइम है। सर किस चीज के लिए? जिससे वो डीएनए को रेप्लिकेट कर सके। यानी कि डीएनए को डबल करने में कौन हेल्प कर रहा है? रेप्लिकेशन। आपने पढ़ा है ना, डीएनए का डबल होना, डीएनए का कॉपी बनना, इट इज क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में हेल्प कौन कर रहा है? मीजोजोम। जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाएंगे तो ये देखिए अब क्या होगा? बीच में बच्चा पार्टीशन बनेगा, सेप्टम यानी कि दीवार। बीच में दीवार बन रहे हैं, और दीवार जब बनेगा, बीच में बच्चा दीवार बनेंगे, तभी तो दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग होंगे। दोनों बैक्टीरिया का डिवीजन हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये जो दीवार बना रहा है, सेप्टम बना रहा है, यानी जो नया सेल वॉल तैयार कर रहा है,
ये नया सेल वॉल जो है वो भी बच्चा मीजोजोम ही तैयार करेगा, और फाइनली थोड़ी देर के बाद में ये बैक्टीरिया बच्चा अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक से दो बैक्टीरिया बन गए, तो बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन कराना है वो भी मीजोजोम ने कराया, बीच में सेल वॉल पार्टीशन बनाना था वो भी सेल वॉल ने बनाया, और लास्ट में एनसीईआरटी लिखेगा बच्चा सिक्रीशन। तो सिक्रीशन कहने का मतलब है कि जो सेल वॉल का जो मटेरियल है, सेल वॉल में जो मटेरियल पाए जाते हैं, उस मटेरियल का सिंथेसिस भी किसने किया, बीच में पार्टीशन भी बनाया, और उस दीवार का मटेरियल भी किसने दिया, वो किसने दिया, मीजोजोम ने। तो यहां पर सिक्रीशन भी याद रखिए, सेल वॉल फॉर्मेशन भी याद रखिए, और आपको याद रखना बच्चा एटीपी फॉर्मेशन भी याद रखिए, ठीक है। इसके लिए उसे ढेर सारे एंजाइम चाहिए थे, तो इसलिए जो मीजोजोम देखो ऐसे है, मीजोजोम अगर बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना बड़ा है, लेकिन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं फोल्डेड फॉर्म में रखूं बच्चा, फोल्डेड फॉर्म में रखूं, तो इतने ही बड़े एरिया में, कितने सारे, इतने ही बड़े एरिया में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जगह ज्यादा एंजाइम ज्यादा, एंजाइम ज्यादा रहेंगे तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा, एटीपी बना पाएगा ना, सिक्रीशन कर पाएगा। इसलिए मेम्ब्रेन ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ अपना इन्वेजिनेशन कर लिया, अंदर में क्या कहे, धस गए, इसी धसे हुए पार्ट को, इन्वेजिनेशन को हम क्या कहेंगे, मीजोजोम। आगे बात समझ में। अब एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम। बैक्टीरिया के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसे मीजोजोम कहते हैं, विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हुआ, खींचा, और मीजोजोम बन गए। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, बताया था, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिन। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, बता रखा है। जो बैक्टीरिया डबल होगा, डिवाइड करेगा, तो नया सेल वॉल बनाना है, सेल वॉल बनाएगा कौन, तो मीजोजोम। डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, केवल रेप्लिकेशन नहीं कराएगा, दोनों डॉटर सेल में, दोनों सेल में डिवाइड करके बांटेगा भी। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, क्योंकि इनमें एंजाइम है, और एंजाइम की हेल्प से क्या बनेंगे, एटीपी। एंड सिक्रीशन प्रोसेस, मैंने क्या बोला, सेल वॉल का जो मटेरियल है उसके लिए सिक्रीशन कौन करेगा, सिंथेसाइज कौन करेगा, फॉर्मेशन कौन करेगा, मीजोजोम करेंगे। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जानबूझ करके अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश की, तो अंदर में इन्वेजिनेशन हो गया, तो जितना ज्यादा जगह होंगे उतना ज्यादा एंजाइम होगा, उतना ज्यादा सिक्रीशन होगा, उतना ज्यादा एटीपी बनेंगे, ठीक है। तो यहां तक मेरे में से सबको समझ में आ गया मीजोजोम। चलो फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे मीजोजोम समझ में आ गए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे, फटाफट बोलो। डन, मीजोजोम बच्चे क्लियर हो गया सभी को, यानी कि सेल के डिवीजन से रिलेटेड सारे काम कौन करेगा, मीजोजोम। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ध्यान सुनना, कहता है बच्चा इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बच्चा बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हो, साइनोबैक्टीरिया कहते हो, उनके अंदर क्या होता है समझिए, उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा एक्सटेंड नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट करके एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाते हैं, अंदर की तरफ धसे नहीं है, वो टूट करके एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, यहां पर भी मैं बना देता हूं, जिसका नाम है बच्चा क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, तुम बोलोगे सर क्रोमैटोफोर क्या करता है, चलिए समझिए। क्रोमो मतलब बच्चा कलरफुल, फोर का मतलब बॉडी, ऐसा बॉडी जो कलरफुल है, मतलब यानी इनके अंदर में होते हैं पिगमेंट। इस क्रोमैटोफोर के अंदर क्या है बच्चा, पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो करेगा कैसे फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर उन्होंने क्या बनाया, क्रोमैटोफोर, जिसके अंदर में क्या है, पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेगा। तो देखिए मैंने ट्रिक क्या दिया, बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, उसकी जगह क्रोमैटोफोर है, तो C4 क्लोरोप्लास्ट और C4 क्रोमैटोफोर, क्लोरोप्लास्ट की जगह क्या है, क्रोमैटोफोर। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है,
लेकिन M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मीजोजोम। तो बैक्टीरिया में मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेगा, क्रोमैटोफोर क्लोरोप्लास्ट का काम करेगा। क्या ये बातें समझ में आई? फटाफट हैंड रेस करो, क्रोमैटोफोर किसे किसे क्लियर हुआ? आसान सा है। चलिए पढ़ते। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, बच्चे याद रखना साइनोबैक्टीरिया में केवल मैंने बोला है, सभी बैक्टीरिया में नहीं। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ टूट गए, एक्सटेंड होकर के बच्चे टूट गए इनटू द साइटोप्लाज्म, एक्सटेंड होकर के साइटोप्लाज्म में आगे टूट करके, कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। अब सोचो, अगर कोई पिगमेंट रखता है तो उसका काम क्या है? अगर कोई पिगमेंट रखता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस कर रहा है यानी कि वो क्लोरोप्लास्ट का काम कर रहा है। ये बातें समझ में आ गई? चलिए, तो मेरे में से यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है। अब हम लोग अंदर में चाहते हैं, हुक, फिलामेंट, वेसल बॉडी, ये जो भी है थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम लोग अंदर वाले पार्ट में आते हैं। चलिए, अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर में बच्चे ये फ्लूइड पार्ट है, इसका नाम है क्या है बच्चा? साइटोप्लाज्म। इनके अंदर में डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए इनके अंदर बच्चा जो जेनेटिक मटेरियल है किससे बना हुआ है? डीएनए से। डीएनए से। अब तुम मुझे बताओ, मैंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म बच्चा जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इनके भी जेनेटिक मटेरियल किससे बने? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन यहां बच्चा कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इन डीएनए को मैं कहूंगा नेकेड डीएनए। नेकेड मतलब बाहर से कवर्ड नहीं है, तो नाम क्या दिया बच्चा? नेकेड है। नेकेड मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। अब तुम बताओ, इनका जो डीएनए बच्चा शेप कैसा है? सर्कुलर है या लीनियर है? पिछले क्लास में बताया, फटाफट बोलो। इनका जो डीएनए है, शेप मैंने बना के रखा है, डीएनए बोलो या क्रोमोसोम बोलो बच्चा सेम चीज है, तो आंसर हो जाएगा सर्कुलर शेप के। शेप कैसा हो गया? सर्कुलर। अब मुझे बताओ नंबर कितने हैं? सिंगल नंबर या एक से ज्यादा? हमारे अंदर 46 है। यूकैरियोट्स में हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, प्रोकैरियोट में बच्चा हमेशा 1 होंगे, सिंगल इन नंबर होगा, एक होंगे। चलिए, अब मुझे बताइए इनके अंदर क्या बच्चा हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है? फटाफट बताओ, क्या बच्चा इनके अंदर हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं? नहीं सर, आपने बोला था हिस्टोन नाम का प्रोटीन तो यूकैरियोट्स में होता है, ये तो प्रोकैरियोट्स है, तो हिस्टोन नाम के प्रोटीन क्या होंगे? एब्सेंट। तो क्या 4 चीजें समझ में आई? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जो प्रोकैरियोट्स है उनका बच्चा जेनेटिक मटेरियल के बारे में, पहला तो वो बच्चा डीएनए, कैसा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 2 स्ट्रैंड है। दूसरा मैंने क्या बोला बच्चा? सर्कुलर है। लीनियर तो हमारे अंदर है, इनके अंदर बच्चा डीएनए कैसे है? सर्कुलर से। तीसरा मैंने क्या बोला बच्चा? नेकेड है। नेकेड कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बच्चा एब्सेंट है। फोर्थ क्या है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट है। और लास्ट मैंने बोला नंबर बच्चा हमेशा सिंगल होंगे, अकेला होगा। तो क्या इनके जेनेटिक मटेरियल बच्चा 100% क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो, ये तो पिछले क्लास में डिस्कस किया था, बोलो फटाफट, क्या इनके जेनेटिक मटेरियल क्लियर है 100%? हैंड रेज करो। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। ये बच्चा मेन जीनोमिक डीएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल है। अब कुछ बैक्टीरिया में, ध्यान सुनना, कुछ बैक्टीरिया में इस मेन डीएनए के अलावा, इस मेन डीएनए के अलावा सर्कुलर शेप के एक्स्ट्रा डीएनए पाए जा सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया में मेन जीनोमिक डीएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप के डीएनए पाए जा सकते हैं। इसे हम मिनी क्रोमोसोम कहते हैं। आप बच्चा पूरा डिटेल में जानते हो, इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। तो बताइए प्लाज्मिड आपने जानते हो ना? पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड केवल प्रोकैरियोट्स का फीचर है, हमारे अंदर नहीं होते। आपने पूरा बायोटेक पढ़ा है बच्चे इसके ऊपर में। तो सर प्लाज्मिड कितने होंगे नंबर? पहले बताओ शेप कैसा है? प्लाज्मिड का शेप आपको क्लियर है बच्चा? सर्कुलर है। नंबर बच्चा ध्यान से सुनना, प्लाज्मिड के पास अपना ORI साइट है, ये अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, मेन डीएनए का हेल्प नहीं लेगा, मेन डीएनए का हेल्प नहीं लेगा।
तो इसका मतलब सर अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, तो अपने नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। हाँ, तो सर नंबर कितने होंगे? तो बायोटेक वाले चैप्टर में क्या लिखा है, ये खुद से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इनका नंबर बच्चा हो सकता है 3, 4, 5 हो, लो कॉपी नंबर। और कुछ बैक्टीरिया में इनके नंबर बच्चा बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर जाते हैं, 100, 200, 300 हो सकते हैं, हाई कॉपी नंबर। याद करो एनसीईआरटी का पेज नंबर बच्चा 199, 12th क्लास, जहां पर आपको पीबीआर 322 का फिगर है, क्लोनिंग वेक्टर का फिगर है। वहां लिखा था ना कि जो क्लोनिंग वेक्टर है उनमें प्लाज्मिड की तरह यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड को यूज कर सकते हो। इनमें अपने ओआरआई साइट है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इनका नंबर बच्चा वेरी करता है, लो कॉपी नंबर हो यानी 4, 5 हो सकता है 100 भी हो, तो आपसे बच्चा नंबर वेरी करता है। सेकेंड चीज, सर प्लाज्मिड करता क्या है, बताइए प्लाज्मिड करता क्या? सिंपल, अगर तुम बैक्टीरिया से बच्चा इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दो, बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दो, बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया मरेगा नहीं बच्चा, जिंदा रहेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया से तुमने मेन जीनोमिक डीएनए, मेन क्रोमोसोम को निकाल दिया, बैक्टीरिया मर जाएगा। यानी कि जो प्लाज्मिड है वो लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, प्लाज्मिड लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, क्योंकि तुम बाहर भी निकाल दोगे तो बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये करता क्या है, एक्स्ट्रा बच्चा सपोर्ट देता है, बैक्टीरिया को काम करने में एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, मदद करता है। सर कैसे? तो हमने पढ़ा है बच्चा, इस प्लाज्मिड के अंदर में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है। सर करता क्या है, आपको कोई बीमारी होती है, टाइफाइड, निमोनिया, कोई भी बीमारी बच्चा बैक्टीरिया वाली, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है कि कैनामाइसिन एंटीबायोटिक्स है या बच्चा टेट्रासाइक्लिन है, खाइए, खाओगे बैक्टीरिया मर जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। आपने बच्चा कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स खाया, पता चला बैक्टीरिया नहीं मरा, बैक्टीरिया मर ही नहीं रहा, तो तुम बोलोगे ऐसा क्या हो गया भाई, अब डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आप ऐसे कंडीशन में डॉक्टर चेंज मत कीजिए। डॉक्टर को बोलिए कि डॉक्टर साहब मैंने आपका दवा खाया, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मैंने जो भी आपने बोला मैंने खाया, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये एंटीबायोटिक्स तुम्हारे अंदर में काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस तुम्हारे अंदर में ऐसे प्लाज्मिड डेवलप हो गए, उस बैक्टीरिया में ऐसे प्लाज्मिड डेवलप हो गए जो एंटीबायोटिक से रजिस्ट है, अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं। तो बच्चा तुम एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, बैक्टीरिया के अंदर में एंटीबायोटिक से लड़ने वाला जीन है, उससे एंटीबायोटिक्स को तोड़ देगा और वो एंटीबायोटिक्स कभी बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाएगा, बैक्टीरिया मरेगा नहीं, बीमारी ठीक होगी नहीं। इसलिए बैक्टीरिया के अंदर में ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स से लड़ने की कैपेसिटी देते हैं। तभी तो तुम पढ़ते थे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, याद करो, पूरा पढ़ के आए हो तुम, आ गई बात समझ में। यानी प्लाज्मिड एक तरह से बैक्टीरिया को सपोर्ट देते हैं एंटीबायोटिक से लड़ने। सेकेंड चीज, प्लाज्मिड को आप बच्चा एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हो। बोले मतलब क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर? समझिए एक सिंपल भाषा में, ये एक बैक्टीरिया है, ये बच्चा एक बैक्टीरिया है, आप चाहते हो इस बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन हार्मोन बने, कैसे बनेगा? तो आपने क्या किया, इंसुलिन वाला जीन ले लिया, इंसुलिन का जीन लिया और बैक्टीरिया में डाला। ये इंसुलिन जीन बच्चा बैक्टीरिया में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा, वहां काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड ले लेते हैं, ये प्लाज्मिड है, देखो नीला वाला। अब मैंने ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को मैंने कट मार दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, इसमें मैंने जोड़ दिया बच्चा आपका इंसुलिन जीन, जिसे आप कहते थे जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन जीन जोड़ दिया। अब ये हो गया बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाल दीजिए, तो बैक्टीरिया के अंदर डालने के बाद में क्या होगा, आपने डाल दिया, अब क्या होगा, ये इंसुलिन जीन अब बैक्टीरिया डबल होगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा, तो सभी के अंदर में ये वाला इंसुलिन जीन भी आ जाएंगे।
और सभी बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे, इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे। तो तुम्हें कभी भी अगर कोई डीएनए बैक्टीरिया में डालना पड़े तो उसके लिए बच्चा वेक्टर चाहिए, और वेक्टर ऐसा हो जो वहां जाके मल्टीप्लाई भी करे। ऐसे वेक्टर को आप कहते थे क्लोनिंग वेक्टर, याद कीजिए क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, प्लाज्मिड को। आई बात समझ में? आपने बायोटिक में यही तो पढ़ा है कि मुझे कोई डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालना है जिससे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करे। तो हमने किसका यूज किया, एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर के फॉर्म में किसे लिया, प्लाज्मिड को, काट करके अपने डीएनए को डाला, इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो एनसीईआरटी यही कहता है कि बच्चा आप क्लास 12th में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब इस प्लाज्मिड के बारे में डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। और मेरे से आप लोगों को तो आता है, देख लीजिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने पूरा ये दिया है, ये पूरा कहानी बच्चा मैंने वहीं से लिया, ठीक है। ये पूरा बच्चा मैंने यहीं से कहानी लिया है, तो यहां तक पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं। चलो यहां तक समझ में आया आपको, प्लाज्मिड का कहानी, डीएनए का कहानी, पूरा एक एक चीज क्लियर है। एंटीबायोटिक से लड़ने की कहानी, ये पूरा एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। कर लो, चलो हम लोग आगे चलते हैं। सर अब क्या होगा और क्या होंगे, ध्यान से सुनिए। प्लाज्मिड समझ में आ गया। अब सभी को मालूम है बच्चा कि ये डीएनए, ये येलो वाला क्या बच्चा, डीएनए। डीएनए से क्या बनेंगे, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए से एक साथ ढेर सारे राइबोसोम बच्चा अटैच हो जाएंगे। एक नहीं बच्चा, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो। तो अब बताइए, एमआरएनए से एक साथ कई सारे राइबोसोम अटैच हो गए, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली राइबोसोम, या इसी को एनसीईआरटी कहता है बच्चा पॉलीजोम। क्या कहेंगे, पॉलीजोम। सर ये क्यों है बताइए, क्योंकि एक साथ बच्चा ढेर सारे प्रोटीन बन सके, एक साथ ढेर सारे प्रोटीन बने, यानी काम फास्ट हो जाए। डीएनए से बने आरएनए, आरएनए से ढेर सारे राइबोसोम जुड़ गए। अगर एक साथ ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे तो एक साथ बच्चा देखिए 1 नंबर प्रोटीन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक साथ ढेर सारे प्रोटीन बन रहे हैं, तो भाई इफिशियंसी तो बढ़ गई ना। अब 1 मिनट में वो 5 प्रोटीन बना रहा है, अगर एक राइबोसोम जुड़ते तो एक ही बनते। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बहुत सारे राइबोसोम का जुड़ना, पॉलीराइबोसोम। चलिए, अब बैक्टीरिया को खाना स्टोर रखना है, तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर खाना स्टोर करने के लिए बनाया बच्चा इंक्लूजन बॉडीज। जैसे हम लोग खाना स्टोर कहाँ करते हैं, हमारे अंदर जो फूड आया उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया और मसल में बच्चे स्टोर कर दिया, लीवर के सेल में स्टोर कर दिया। तो बैक्टीरिया तो एक ही सेल का है, वो लीवर ये सब कहां से लाएगा, मसल। तो बैक्टीरिया अपना खाना कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा, जितना खाना आया खा लिया, एक्सेस बच गया तो स्टोर करेगा ना। तो इसी स्टोरेज स्ट्रक्चर को कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज। क्या कहेंगे, इंक्लूजन बॉडीज। तो सर इंक्लूजन बॉडीज में किस चीज को स्टोर करेगा, फूड को। सर कौन सा फूड, अगर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, खुद से खाना बनाता है, तो स्टार्च रखेगा। अगर बच्चा हेट्रोट्रॉफ है तो वो खाने को ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखेगा। कुछ बैक्टीरिया में बच्चा फॉस्फेट स्टोर करना है, तो यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज में क्या रख देगा, फॉस्फेट रख देंगे स्टोर करके। कोई सल्फेट रखना चाहता है, सल्फेट रख दो। यानी कोई भी चीज को स्टोर करना है, किसी भी चीज का स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज के लिए स्ट्रक्चर कौन सा है, इंक्लूजन बॉडीज। चलिए अब देखिए लास्ट स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया बच्चा फोटोसिंथेसिस करेंगे उनको पानी में तैरने आना चाहिए। बैक्टीरिया भारी है, पानी में डूब जाएगा, बैक्टीरिया भारी है, पानी में डूब जाएगा। तो बैक्टीरिया चाहता है कि हम पानी में तैर सके, हल्के रहेंगे, ऊपर में तैर सकते हैं। तो उन्होंने, बैक्टीरिया ने अपने अंदर बच्चा एक बना दिया गैस वैक्यूल। क्या बनाया, गैस वैक्यूल। सर गैस वैक्यूल से फायदा क्या होगा, गैस भर लो, गैस हल्की होगी, हल्की होगी तो पूरा बैक्टीरिया को बच्चा आसानी से फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। तो बैक्टीरिया को अगर पानी में तैरना है, फ्लोट करना है, तैरना है, तो हल्का बनना पड़ेगा, और हल्का बनने के लिए उसने क्या बनाया, गैस वैक्यूल। तो ये बच्चा क्या सारे बैक्टीरिया में होंगे, नहीं, ये केवल उसी बैक्टीरिया में होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो हमें सनलाइट चाहिए, और सनलाइट मुझे कहां मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा।
तो पानी में तैरने के लिए इन्होंने सरफेस पे क्या बनाया, गैस वैक्यूल बनाया। चलो डन, अंदर के सारे स्ट्रक्चर मैंने क्लियर कर दिए। अब क्वेश्चन आएगा, ये बताइए बैक्टीरिया के अंदर में कौन सा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो आप इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं, बैक्टीरिया के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है बच्चा, कोई भी ऑर्गेनल्स है, तो बोलिएगा वो मेम्ब्रेन लेस है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। गैस वैक्यूल, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल्स होता ही नहीं है। आगे बात समझ में, यहां तक डन है। ये आपके एनसीईआरटी में बच्चा मैंने पूरा का पूरा कहानी यहां से कवर कर दिया। ये बच्चे यहां से मैंने पूरा लिया, पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, इंक्लूजन बॉडीज ना, फिर मैंने गैस वैक्यूल आपसे डिस्कस कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपसे डिस्कस किया। क्लियर है यहां तक? बताओ फटाफट, यहां तक कैसे कैसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, हैंड रेस करो। 2 मिनट का टॉपिक और बचा है, हो जाएगा? डन, आगे चले। चलिए अब देखिए लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर देखिए, लास्ट स्ट्रक्चर हमने बच्चा अभी तक बाहर बाहर पढ़े, अब अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब बैक्टीरिया में हम बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया को चलना है, तो बैक्टीरिया चलेगा कैसे? कुछ बैक्टीरिया बच्चा मोटाइल होते, चलते हैं, तो उसको बच्चा बनाना पड़ेगा फ्लैजेला। क्या बनाना पड़ेगा बोलो? फ्लैजेला। तो सर फ्लैजेला क्या करेगा? फ्लैजेला जरूरी है मूवमेंट के लिए। किस चीज के लिए बोलो? मूवमेंट। फ्लैजेला के हेल्प से बैक्टीरिया चलता है, मूवमेंट। तो सर फ्लैजेला कैसे बना है? 3 पार्ट से, ध्यान सुनना। फ्लैजेला में एक पार्ट होगा बच्चा हुक, देखिए मैंने हुक बना रहा हूं, ये बच्चा हुक है। उसमें एक पार्ट होगा बच्चा बेसल बॉडी, ये बच्चा व्हाइट वाला बेसल बॉडी है। और एक पार्ट होगा बच्चा फिलामेंट, ये बच्चा फिलामेंट है। तो जो फ्लैजेला है उसके 3 पार्ट है, एक का नाम हो गया, ये हो गया बच्चा फिलामेंट, फिलामेंट। एक हो गया हुक, हुक, और एक हो गया बेसल बॉडी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? आप बोलिएगा 3 पार्ट्स, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। और सर ये किस प्रोटीन से बना है? बड़ा आसान है, फ्लैजेला बना है किस प्रोटीन से? तो लिख देना फ्लैजेलिन, नाम से ही क्लियर है। फ्लैजेला किससे बना है? तो आंसर लिख देना फ्लैजेलिन प्रोटीन से। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, बहुत आसान है। अब देखो, बैक्टीरिया के सरफेस पे छोटे छोटे बच्चा हेयर पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, हंड्रेड्स में होंगे, नंबर बहुत ज्यादा होगा, हंड्रेड्स में होंगे। तो ये बच्चा ढेर सारे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, एनसीईआरटी ने इसका नाम दिया है बच्चा फिम्ब्री। एनसीईआरटी ने इसका नाम दिया है फिम्ब्री। तो बोले सर फिम्ब्री क्या करता है? फिम्ब्री अटैचमेंट में हेल्प करता है। तुम्हारे पेन से, कॉपी से, मेरे लैपटॉप से बैक्टीरिया अटैच कैसे होगा ना? बोर्ड है उससे अटैच कैसे होगा? पत्थर अटैच कैसे होगा? या तुम्हारे अंदर इंटर कर गया, तुम तो होस्ट हो, वो तो पैरासाइट है, तो तुम्हारे टिश्यू से कैसे अटैच होगा? तो एनसीईआरटी ने लिखा है अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू। तुम्हारे ऊपर किडनी पे अटैक करने वाला है, तो किडनी से जुड़ेगा कैसे? इसी फिम्ब्री से। या सबस्ट्रेटम यानी पत्थर से जुड़ना है, जहां पर जाएगा तो जुटेगा कैसे? वो तो स्लिप करके नीचे निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या है? फिम्ब्री, छोटे छोटे हेयर है। कुछ बैक्टीरिया में बड़े हेयर भी पाए जा सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया में बड़े हेयर भी पाए जाते हैं। सर ये बड़ा हेयर क्या है? ये बड़े हेयर क्या है? इसका एनसीईआरटी नाम दिया बच्चा पिली, PILI। सर ये पिली क्या करता है और किस प्रोटीन से बना है? पिली बना बच्चा पिलिन प्रोटीन से, पिलिन प्रोटीन से। सर ये पिली क्या करता है? सरफेस पे बड़े हैं, फिम्ब्री छोटे हैं, और पिली बड़ा है। फिम्ब्री तो जुड़ने में हेल्प करता है, पिली क्या करता है? तो ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा ये बैक्टीरिया है और ये बच्चा एक दूसरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास में बच्चा ये प्लाज्मिड है, देखिए यहाँ प्लाज्मिड है। दूसरे बैक्टीरिया के पास बच्चा प्लाज्मिड नहीं।
तो वो क्या करते हैं बच्चे, कुछ ट्यूब बनाते हैं। आपने सुना है दोनों बच्चा आपस में कुछ ट्यूब बनाते हैं और इस ट्यूब के हेल्प से अपने डीएनए को दूसरे जगह ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक जगह से डीएनए दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सर इसके लिए ट्यूब बनाना पड़ेगा। इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब रियल में बच्चा रिप्रोडक्शन में एक तरह से हेल्प कर रहा है, डीएनए के आदान प्रदान में हेल्प कर रहा है। तो वो कॉन्जुगेशन ट्यूब किससे बनते हैं? वो बनाने में हेल्प करेगा बच्चा पिल्ली। ये जो पिल्ली है ना, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। तो ये बच्चा बाहर के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए ना। फिम्बरी क्लियर हो गया, फ्लैजेला चलने के लिए चाहिए, ये क्लियर हो गए। पिली बच्चा रिप्रोडक्शन में कैसे कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है, ये भी क्लियर हो गए। तो बच्चा पूरे स्ट्रक्चर 100% आपको क्लियर हो चुके हैं। तो बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो तो। क्योंकि मैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करते जाना फटाफट, 2 मिनट में खत्म करूंगा, आप आंसर केवल करना, मैं पूरा रिवीजन कर रहा हूं। सबसे पहले बाहर का कवरिंग, यहां बच्चा अंदर का कवरिंग था, आंसर लिखो क्या नाम देंगे। सबसे पहले अंदर में एक मैंने व्हाइट कलर की कवरिंग बनाई थी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, सिलेक्टिवली परमीएबल वाला, बोलो क्या नाम है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो इसके बाहर में मैंने एक हार्ड कवरिंग बनाया था जो कि बस्ट होने से बचाएगा, प्रॉपर शेप देगा। चलिए बताइए क्या नाम है सर? इसका नाम सेल वॉल है। चलिए डन। इसके बाहर में एक और कवरिंग मैंने बनाई थी शुगर की, जो कभी कभी पतले थिन लेयर के होते थे, कभी हार्ड लेयर के होते थे, बोलो क्या नाम है सर? इसका नाम था कैप्सूल। क्या नाम था? कैप्सूल। तीनों लेयर को मिला दो, तीनों लेयर को मिला दो, एक प्रोटेक्टिव इनवेलप बन गए, बोलो क्या नाम देंगे? तीनों के मिलने से क्या बनेगा, फटाफट बोलो। सेल इनवेलप। सेल इनवेलप। अब बताओ ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के बताए, अगर ये पतले होंगे सॉफ्ट होंगे तो क्या नाम देंगे? पतले सॉफ्ट होंगे तो क्या नाम देंगे? थिन वाले तो सर स्लाइमी। अगर ये हार्ड होंगे मोटे होंगे तो क्या नाम देंगे सर? कैप्सूल। नाम क्या देंगे? कैप्सूल। चलिए अब मैंने बोला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ है, बोलो क्या नाम देंगे? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गए हैं, ये ट्यूब्यूल लाइक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बोलो क्या नाम देंगे सर? नाम देंगे मीजोजोम। मीजोजोम। डन। रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। चलिए कुछ बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक पिगमेंट रख करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा, बोलो क्या नाम है? जिसके अंदर पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, तो बोलो क्या नाम देंगे सर? क्रोमैटोफोर। चलिए डन। अब देखिए मेन जो जीनोमिक डीएनए, मेन जो डीएनए बोलो कैसा है सर? याद है सर्कुलर शेप, सिंगल नंबर होगा, डबल स्टैंडर्ड होंगे, हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। इस मेन डीएनए के अलावा कुछ और सर्कुलर शेप के डीएनए पाए जा सकते हैं, बोलो क्या नाम देंगे? इस मेन डीएनए के अलावा कुछ सर्कुलर शेप के डीएनए पाए जा सकते हैं जिसे तुम क्लोनिंग वेक्टर में बायोटेक में यूज करते हो। सर याद है प्लाज्मीड, याद है प्लाज्मीड, जिसके अंदर में एंटीबायोटिक से लड़ने वाली कैपेसिटी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रखते हैं, याद हो गया। चलिए अब बैक्टीरिया के अंदर में ढेर सारे राइबोसोम एक साथ जुड़े हुए हैं, आरएनए से एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़े हैं, बोलिए क्या नाम देंगे सर? इसे नाम देंगे पॉलीराइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़े हैं, पॉलीराइबोसोम। फूड को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, बोलो क्या नाम देंगे? जिसके अंदर स्टार्च रख सकता है, फॉस्फेट रख सकते हैं, ग्लाइकोजन रख सकते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन रख सकता है, इंक्लूजन बॉडीज। डन, एकदम करेक्ट। कुछ बैक्टीरिया फ्लोट करने के लिए, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें फ्लोट करने के लिए गैस वाली चीज चाहिए, बोलो क्या नाम देंगे सर? गैस वैक्यूल। क्या चाहिए? गैस वैक्यूल। डन, समझ में आ गया। अब देखिए बैक्टीरिया को चलने के लिए, बच्चा चलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, बोलो क्या नाम देंगे? बैक्टीरिया को चलना है, मोटाइल है, चलने के लिए क्या चाहिए? फ्लैजेला। बैक्टीरिया के सरफेस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, नाम बोलो। अटैचमेंट में हेल्प करेगा, होस्ट टिश्यू से जुड़ेगा, बोलो क्या नाम देंगे सर? उसका नाम देंगे फिम्ब्री।
क्या नाम देंगे? फिम्ब्री। चलो अब यहाँ पर बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बोलो क्या नाम देंगे? सर उसका नाम देंगे पिली। पिली बोलो, पिलाई बोलो। सर क्या काम करेगा? तो हेल्प इन द कॉन्जुगेशन, डीएनए के जो ट्रांसफर है उनके अंदर ये ट्यूब बनाने का काम करेगा, कॉन्जुगेशन करने में हेल्प करेगा। तो क्या यहां तक चीजें क्लियर है? 100% मेरे में से समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। चलो किसे किसे यहां तक यस समझ में आ सर। गया फटाफट डन कर लोगे? यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो जाकर के एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। चलो ठीक है। थैंक यू।